बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे कि नीतीश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। अब बिहार की ग्रामीण सड़कें चकाचक हो जाएगी क्योंकि 25,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेगी। जहां बिहार की नीतीश सरकार बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में विकास कार्यों की शुरुआत की जा रही है। इसी के तहत बिहार की 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का पूर्ण निर्माण और रेनोवेशन का काम भी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ बिहार की 2,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें और चौड़ी की जाएगी। इसके अलावा राज्य के लोग अब अपने इलाके के ग्रामीण सड़कों के काम की जानकारी ऐप के जरिए पाएंगे। ये फैसला बिहार नीतीश सरकार ने लिया है। आपको बता दूं कि राज्य की ग्रामीण सड़कों का पूर्ण निर्माण और रेनोवेशन का काम हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल द्वारा पारित की गई नई नीति के तहत किया जाएगा। नई नीति के अनुसार इन सड़कों का 7 सालों के लिए मेंटेनेंस किया जाएगा। इस अवधि के दौरान इन सड़कों का 2 बार कालीकरण किया जाएगा। इससे जुड़ी एजेंसियों का रैपिड रिस्पांस गाड़ी रखना अनिवार्य होगा। अगर कोई भी सड़क खराब होती है तो फिर एजेंसी को इसकी तुलना तुरंत मरम्मत करनी होगी। इससे कोई भी सड़क टूटी नहीं रहेगी। इस बात की जानकारी शुक्रवार को राज्य सूचना भवन में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा ट्राई 2024 के फेज 3 का रिजल्ट आखिरकार जारी कर दिया गया है। देखा जाए तो लंबे इंतजार के बाद इस रिजल्ट से अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। जब फेज 3 के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए लगभग 38,900 अभ्यर्थी सफल घोषित पाए गए हैं। ये परीक्षा जुलाई 2024 में आयोजित की गई थी। आपको बता दूं कि उम्मीदवार अपना रिजल्ट बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर के देख सकते हैं। जहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फेज में 5,500 से अधिक सीटें खाली रह सकती है। इस परीक्षा का रिजल्ट 50% आरक्षण के आधार पर जारी किया गया है। हालांकि कक्षा 9 से 12 के लिए अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी भी जारी नहीं हुआ है, जिससे संबंधित उम्मीदवारों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसके साथ ही रोस्टर भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। साथ ही परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों बिहार यात्रा पर पूर्णिया पहुंचे राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब उनकी सरकार थी तो एक अन्य मार्ग से अपहरण के बाद फिरौती के लिए रकम तय होती थी। या कम से कम आज प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं और कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करे तो फिर सबसे पहले अपने कार्यकाल का जरूर जारी करें। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार और झारखंड के चुनाव पर कहा कि एनडीए भारी बहुमत से जीत रही है। जब बिहार के चारों उपचुनाव में एनडीए का विजय होना तय है, वहीं पर झारखंड में भी एनडीए की सरकार बन रही है। जब दूसरी ओर पूर्णिया के सांसद द्वारा प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोधियों को बयान देने का पूरा हक है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है, इससे बचना चाहिए। जब बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, इसको लेकर के अभी भी खूब सियासत बयानबाजी जारी है। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने शनिवार को बिहार उपचुनाव में सत्ता पक्ष के लोगों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में नीतीश सरकार ने धन बल का प्रयोग किया है। इस बार चुनाव में लड़ाई एनडीए के धन बल और फिर ब्लॉक इंडिया के जन बल के बीच था। दोस्तों बिहार सरकार ने इंटरकास्ट विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य सामाजिक एकता और फिर समावेशिकता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत यदि कोई भी युवा इंटरकास्ट शादी करता है और फिर उसे सरकार की ओर से 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई भी जोड़ा विकलांग दिव्यांग है तो फिर उसे सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को जातिवाद की दीवारों को तोड़ने और फिर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हो और फिर वे अपने जीवन साथी को चुनने में स्वतंत्र हो। वहीं पर दलित के साथ अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसका लाभ लेने के लिए दोनों में से कोई भी एक अनुसूचित जाति या फिर जनजाति का हो या फिर दूसरे पक्ष ओबीसी या फिर सामान्य जाति से होना चाहिए।
दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार द्वारा पैतृक जमीन के बंटवारे के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क के सिर्फ 100 रुपए तक सीमित कर दिया है। बिहार के लोग बंटवारे वाली जमीन का मात्र 100 रुपए में रजिस्ट्री करा सकेंगे। यह खबर के अनुसार बिहार में पहले उच्च शुल्क के कारण लोग बंटवारे वाली जमीन की रजिस्ट्री नहीं करते थे, जिससे न सिर्फ जमीन की स्थिति जटिल रहती थी बल्कि भविष्य में झगड़े की भी स्थिति बनती थी, जिसे देखते हुए अब रजिस्ट्री शुल्क को 100 रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले ने न केवल पारिवारिक विवादों का समाधान होगा बल्कि राज्य सरकार को भी इससे फायदा होगा। ये कदम आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सरकारी रिकॉर्ड में जमीन की सही स्थिति दर्ज हो सकेगी और फिर भूमि अधिकारों के विवाद में भी कमी आ सकेगी। दरअसल सरकार के इस फैसले से राज्य में संपत्ति की पारदर्शिता और फिर स्थिरता बढ़ने की संभावना है, जो विकास और निवेश के लिए सहायक साबित हो सकता है। यदि आपके घर में पैतृक जमीन के बंटवारे होते हैं तो फिर आप अपने हिस्से की जमीन को 100 रुपए में निबंधन अपने नाम करा लें। दोस्तों, बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जब राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है और फिर अगर कोई भी लाभार्थी 31 दिसंबर तक इसे पूरा नहीं करता है तो फिर उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। खबर के अनुसार पटना समेत कई जिले में काफी संख्या में लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। वहीं पर गोपालगंज जिले में वर्तमान में 5,61,528 लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, जो बड़ी संख्या है। जी हाँ, यदि ये प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो जाती है तो फिर इन लाभार्थियों को जन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला अनाज बंद हो सकता है। या आपको बता दूं कि राशन कार्ड धारकों को सलाह दी गई है कि वे अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर जाएं और ई पोस्ट यंत्र के माध्यम से निःशुल्क ई-केवाईसी करवा लें, ताकि वे अनाज की प्राप्ति में कोई भी समस्या न आए। दरअसल ये कदम राज्य सरकार द्वारा राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और फिर नकली कार्ड धारकों को बाहर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। राशन कार्ड धारकों को इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करनी होगी ताकि उनके राशन की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे। दोस्तों, बीजेपी के एक नेता ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। जहां आपको बता दूं कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग को लिखे लेटर में उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि हम यहां भाषण मुस्लिम समुदाय से अपील संकलन कर रहे हैं, जिसमें धार्मिक कट्टरता के नाम पर मुसलमानों को भड़काया गया है और भाजपा को वोट देने वाले मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया है। भाषण सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल किया गया है। दोस्तों, बिहार के हर जिले में हेलीपैड बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के सभी जिलों में राज्य सरकार हेलीपोर्ट का निर्माण कराएगी। इसको लेकर के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन कार्यरत वायुयान संगठन निदेशालय ने तैयारी शुरू कर दी है। निदेशालय ने बिहार के सभी डीएम से जमीन मांगी है ताकि वहां पर 2 हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग और फिर टेक ऑफ होने की पर्याप्त जगह मिल सके। जहाँ हेलीपोर्ट का निर्माण घनी आबादी से दूर होगा। जहाँ पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा वहाँ संपर्क पथ, सेफ हाउस और फिर वेटिंग लॉज भी बनाया जाएगा। निदेशालय ने हेलीपोर्ट के लिए भूमि का चयन गूगल मैप और फिर ड्रोन की मदद से करने को कहा है ताकि स्थल का नक्शा स्पष्ट दिख सके। यह हेलीपोर्ट निजी जमीन पर भी बनाया जा सकता है। इसके लिए प्राधिकरण को 15 साल के लिए जमीन का पट्टा लेना होता है। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस रिजल्ट में सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली है कि जितनी वैकेंसी थी उससे भी कम संख्या में शिक्षक इस परीक्षा में सफल हो पाए हैं। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यानी कि बीपीएससी की तरफ से 44,478 पदों पर बहाली निकाली गई थी, जबकि इस परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या 38,900 है, यानी कि अभी भी 5,578 पद खाली रह गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार इस परीक्षा में 38,900 पास हुए हैं, जबकि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2,75,916 थी, यानी कि अभ्यर्थियों में मात्र 14.2% ही स्टूडेंट इस परीक्षा में सफल हो पाए हैं। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने वालों की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। आपको बता दूं कि आने वाले नए साल में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को कई तरीके के नए लाभ उपलब्ध हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोड बढ़ने पर लगने वाले पेनल्टी से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। जब बिजली कंपनी के स्तर पर इस आशय का प्रस्ताव बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग को भेजा गया था। यह संभव है कि नए साल में इस पर निर्णय हो जाए। आपको बता दूं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं की समस्या यह है कि उन्हें पता नहीं चल पाता है कि उनका बैलेंस इतनी तेजी से कैसे खत्म हो रहा है। इस संबंध में बिजली कंपनी ने जब पूरे मामले को खंगाला तो फिर ये बात सामने आई है कि उपभोक्ताओं द्वारा जब बिजली का उपयोग किया जाता है
तब उन्हें ये ख्याल नहीं रहता है कि वे कितनी यूनिट का उपयोग कर चुके हैं। ऐसे में उनके तय लोड से अधिक यूनिट के उपयोग पर उनका लोड बढ़ जाता है। ऐसे में उन्हें पेनल्टी देना पड़ जाता है। जब पेनल्टी की राशि बैलेंस से कट जाती है। उपभोक्ताओं की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए बिजली कंपनी ने उन्हें 6 माह तक लोड बढ़ने पर ली जाने वाली पेनल्टी से मुक्त किया था। अब जब बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है तो फिर इस तरह की समस्या कुछ अधिक सामने आएगी, जहां इस बात को ध्यान में रखकर के बिजली कंपनियों ने लोड पर बढ़ने वाली पेनल्टी को 1 साल तक नहीं लेने का प्रस्ताव बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग को दे रखा है। अगले साल इस पर विधिवत निर्णय होना है। दोस्तों, एक शख्स के पेट में गोली लगी थी, लेकिन अस्पताल में जब उसको भर्ती कराया गया तो उसका एक आंख गायब कर दिया गया। जी हाँ, मामला बिहार की राजधानी पटना का है। राजधानी पटना के एनएमसीएच अस्पताल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ पर एक युवक को पेट में गोली लगने के बाद भर्ती कराया गया था। फिर युवक की तो इलाज के दौरान जान चली गई, लेकिन जब उसके परिजन मृतक की बॉडी लेने पहुंचे तो फिर उनके होश फाख्ता हो गए। दरअसल मृतक की एक आंख गायब थी। जब इस बारे में परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से पूछताछ की तो फिर आरोप है कि वे उनसे झगड़ने लगे। इसके बाद मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी गई है। जानकारी के अनुसार 14 नवंबर को नालंदा हिल्सा के रहने वाला फंटूस नाम के व्यक्ति को गोली लगी थी। उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर उसकी जान चली गई। उसके बाद जब देखा तो उसकी आंख गायब हो गई थी। दोस्तों, हरियाणा से आए 1500 किलोग्राम वजनी भैंसे अनमोल ने पुष्कर मेले में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जहां अपने विशाल आकार और भारी कीमत के कारण यह अनमोल सचमुच में अनमोल बन चुका है। इस भैंसे की कीमत करीब 23 करोड़ रुपए है, जो कि किसी भी कृषि या फिर पशु मेले में आकर्षण का केंद्र बनता है। अनमोल मुर्रा नस्ल का भैंसा है और फिर इसके मालिक पलविंदर सिंह के अनुसार इसकी उम्र 8 साल है। इसके दैनिक खर्च में फल, काजू, बादाम शामिल है, जिस पर हर रोज करीब 1500 रुपए खर्च होते हैं। जी हाँ, यानी कि इस भैंस के पीछे 1500 रुपए रोज खर्च होते हैं। अनमोल की खासियत यह है कि ये न केवल मेरठ के अखिल भारतीय किसान मेले में बल्कि पुष्कर के पशु मेले में भी एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। जब पलविंदर सिंह अनमोल को अपना भाई मानते हैं और फिर कहते हैं कि भाई को कभी बेचा नहीं जाता है, वे अनमोल को कभी नहीं बेचेंगे और सिर्फ उसका सीमन बेचते हैं ताकि भैंसों की नस्ल में सुधार कर सके। इस अनमोल भैंसा का आहार काफी विशेष है, जिसमें से 250 ग्राम बादाम, 4 किलो अनार, 30 केले, 5 किलो दूध और 20 अंडे शामिल है। इसके अलावा इसे खलीज, चारा, देसी घी, सोयाबीन और फिर मक्का भी दिया जाता है। अनमोल को स्वस्थ रखने के लिए इसे दिन में 2 बार बादाम और फिर सरसों के तेल के विशेष मिश्रण से नहलाया जाता है। दोस्तों, बिहार में अफसरशाही हावी हो गई है। जी आपको बता दूं कि बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के द्वारा बिहार में अफसरशाही के हावी होने का बयान दिए जाने के बाद सियासत गर्म हो गई है। मदन सहनी ने विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया है। अब इसको लेकर के विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने में जुट गया है। जब मदन सहनी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजद सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कभी कभी जब साहसी मंत्री अपने बयान के जरिए एक पत्र के जरिए बातों को रखते हैं तो फिर खबर बाहर आ जाती है। जब मीडिया में जितनी बातें हो रही है उससे ज़्यादा भयावह स्थिति है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार में अराजकता हो रही है और फिर इसमें भाजपा और जदयू समान रूप से भागीदार हैं। जब कभी इस मामले को सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया है। बिहार में सुशासन नाम का कोई चीज नहीं रह गया है, जब सभी अधिकारी बेलगाम है और लूट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के पैर पकड़ करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम पर कार्रवाई नहीं हो या फिर हम जेल नहीं जाएं। उन्होंने कहा है कि राजद के बयान से ज़्यादा स्थिति खराब है। दोस्तों, बिहार में ऐसे किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है जो खेतों में धान की कटाई के बाद उसके अवशेषों को पुआल को जलाते हैं, यानी कि पराली को जला देने का काम करते थे। इतना ही नहीं, राज्य के करीब 3000 से अधिक किसानों को तो सरकारी लाभ से भी वंचित कर दिया गया है। इसलिए बिहार राज्य के किसानों को ऐसे भूल भी नहीं करना चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ जाए। आपको बता दूं कि बिहार में धान की कटनी शुरू हो गई है। किसान हाथ के अलावा कंबाइन हार्वेस्टर से भी धान की कटनी करवा रहे हैं। हार्वेस्टर से कटने के बाद किसान बचे हुए अवशेषों को खेतों में जला देते हैं, जो कि नियम के खिलाफ है। ऐसे किसानों के विरुद्ध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
जहां फसल अवशेष जलाने वाले राज्य के 3105 किसानों को सरकारी लाभ से वंचित कर दिया गया है। जैसे किसान धान खरीद के साथ साथ किसान डीबीटी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए मिलने वाले अनुदान भी नहीं ले पाएंगे। कृषि यंत्रीकरण के सहायक निदेशक डॉक्टर दीपक कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि खेतों में पराली जलाने वाले किसानों पर विशेष नजर रखी जाएगी। अभी तक जितने भी किसान इसमें चिन्हित हुए हैं उन्हें 3 वर्षों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया है कि जहां से फसल अवशेष जलाने की शिकायत मिली थी वहां का सैटेलाइट इमेज अधिकारियों को दिया जा चुका है। इसी सैटेलाइट इमेज के आधार पर 3105 किसानों पर कार्रवाई की गई है। दोस्तों, महज 13 साल की उम्र में बिहार के समस्तीपुर से ताल्लुक़ रखने वाले वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया में इतिहास रच दिया है। वे IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। जब बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले वैभव पर पैसों की बारिश हो सकती है। 24 और 25 नवंबर को जेद्दा में IPL का मेगा ऑक्शन होना है, जब उससे पहले वैभव चर्चा का विषय बन चुके हैं। वैभव ने जनवरी 2024 में बिहार की ओर से रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था, जब उनकी उम्र सिर्फ 12 साल 9 महीने और फिर 14 दिन थी। इस उपलब्धि के साथ वे रणजी में डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं, जहां उनसे कम उम्र के केवल पाकिस्तान के अलीमुद्दीन ने डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने दिग्गज सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 15 साल और 7 महीने की उम्र में रणजी में पदार्पण किया था। वैभव ने अपने छोटे से करियर में रणजी ट्रॉफी, हेमन ट्रॉफी और कुछ बिहार ट्रॉफी जैसे अप्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भाग लिया है, जहां उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी तकनीक और फिर खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें इतनी कम उम्र में बड़ा मुकाम दिलाया है। जब BCCI के द्वारा जारी IPL ऑक्शन लिस्ट में वैभव का नाम अनकैप्ड बैटर्स के UBA 9 श्रेणी में 491वें स्थान पर है। ये उनके कैरियर के लिए बड़ा मौका है, क्योंकि दुनिया भर की निगाहें इस मेगा ऑक्शन पर होगी। दोस्तों, बिहार के एक IPS पर साइबर क्रिमिनल्स का अटैक हुआ है। आपको बता दूं कि बिहार के सारण जिले के SP कुमार आशीष जब साइबर फ्रॉड के शिकार हुए तो उन्होंने लोगों को सतर्क करने के लिए कई टिप्स दिए हैं। उन्होंने इसको लेकर के कहा कि पिछले कुछ दिनों से अधिकारियों या फिर चर्चित व्यक्तियों का फर्जी अकाउंट, फेसबुक प्रोफाइल और फिर अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर फेक ID बना करके पैसा ऐंठने का काम जोरों पर चल रहा है। जब फेसबुक पर फेक यानी कि नकली ID बना करके आमतौर पर पहले नए फ्रेंड्स बनाए जाते हैं और फिर पैसों की मांग की जाती है। खास करके महत्वपूर्ण लोगों के नाम पर इस तरीके की जालसाजी की जाती है। जब बीते दिनों पता चला है कि मेरे नाम और फिर फोटो का भी दुष्प्रयोग करते हुए फेक फेसबुक ID बना करके लोगों से पुराने फर्नीचर खरीदने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं, इसे अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दूं कि कुमार आशीष ने कहा है कि सभी अपने फेसबुक और फिर अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स में फ्रेंड लिस्ट, फोटो, वीडियो और फिर बायोडाटा को प्राइवेट रखें। ऐसा करने से अनजान व्यक्ति आपकी प्रोफाइल देख करके उनसे मिलती जुलती फेक प्रोफाइल नहीं बना पाएगा। या किसी भी नए फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से पहले भेजने वाले की प्रोफाइल को अच्छी तरीके से जांच ले। यदि व्यक्ति कोई भी चर्चित चेहरा है तो फिर बहुत संभव है कि उसकी फोटो, वीडियो को लगा करके कोई जालसाज फेक प्रोफाइल बना करके आपसे ठगी की कोशिश कर रहा है। SP कुमार आशीष ने आगे बताया है कि हमेशा से ये याद रखें कि चर्चित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वे नया प्रोफाइल बनाएं। अपने हजारों फ्रेंड्स और फॉलोअर्स में चुन करके आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। दोस्तों, हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन अंगों में से अगर कोई अंग खराब हो जाए तो फिर इंसान की जान भी जा सकती है। उन्हीं में से एक अंग है किडनी। जो किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो खून को साफ करने, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में और फिर शरीर में मिनरल्स का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन कई बार हमारी लापरवाही या फिर अनजाने में की गई कुछ आदतें किडनी को नुकसान पहुँचा सकती है। किडनी के खराब होने के लक्षण अक्सर शुरू में हल्के होते हैं, इसलिए कई लोग इन्हें सामान्य समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे प्रमुख लक्षण बताएंगे जो संकेत दे रहे हैं कि किडनी में कुछ गड़बड़ है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण रोजाना दिख रहा हो तो फिर इसे नज़रअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। पहला है बार बार पेशाब आना, खास करके रात। जहाँ किडनी खराब होने पर बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, विशेष करके रात में जब किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाती है तो वह शरीर के अतिरिक्त तरल पदार्थों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे ये समस्या होती
होती है। इसे अनदेखा करना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि ये किडनी की समस्या का शुरुआत संकेत हो सकते हैं। नंबर दूसरा है थकान और कमजोरी महसूस होना। जब किडनी खराब होने पर खून में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। इसका सीधा असर ऊर्जा स्तर पर पड़ता है, जिससे व्यक्ति को लगातार थकान, कमजोरी, सुस्ती महसूस होती है। यह इसके साथ साथ एनीमिया भी हो सकता है क्योंकि किडनी सही मात्रा में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं कर पाती है। नंबर 3 है चेहरे और पैरों में सूजन। जी हाँ, किडनी का काम है शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ और नमक को बाहर निकालना। अगर किडनी कमजोर हो जाती है तो फिर ये तरल पदार्थ शरीर में जमा होने लगता है, जिससे चेहरे, टखनों, पैरों या फिर हाथों में सूजन दिखने लगती है। यदि ये सूजन लगातार बनी रहती है तो फिर इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। नंबर 4 है पेशाब में झाग या फिर खून आना। जब पेशाब में झाग आना या फिर खून दिखना ये गंभीर लक्षण हो सकता है। झाग का मतलब है कि आपके पेशाब में प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई है, जो किडनी की खराबी का संकेत हो सकता है। वहीं पर पेशाब में खून आना या फिर गहरे रंग का होना भी किडनी या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में संक्रमण का संकेत हो सकते हैं। वहीं पर भूख में कमी और उल्टी का महसूस होना। यह किडनी खराब होने के कारण शरीर में टॉक्सिक का जमा बढ़ जाता है, जिससे कई बार भूख में कमी और फिर उल्टी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की टीम पर टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया है। यह मामला इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस के नेता ही अपनी ही पार्टी के नेता कन्हैया कुमार से पर नाराज हो गए हैं। जब कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद हुसैन दलवाई ने भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को लेकर कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के हालिया बयान की आलोचना की है। कन्हैया कुमार ने अमृता फडणवीस के एक इंटरव्यू वीडियो को लेकर के टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम धर्म बचाएंगे और अमृता फडणवीस रील बनाती रहेगी। इस बयान पर हुसैन दलवाई ने कड़ा विरोध जताया है और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन बताया है। जब कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि कन्हैया कुमार का ये बयान बिल्कुल भी गलत और असंवेदनशील है। अगर अमृता फडणवीस एक डांसर है और वह अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी इच्छा अनुसार डांस करती है तो फिर इसमें क्या गलत है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि अमृता की पर्सनल लाइफ और फिर उनके व्यक्तिगत निर्णयों को लेकर के इस तरीके की आलोचना करना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि क्या ये इसलिए गलत है क्योंकि वे फडणवीस साहब की पत्नी हैं? ये क्या उनके पास अपनी जीवन शैली और फिर अपनी पत्नी पसंद के मुताबिक की चीजें करने का अधिकार नहीं है? ये महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सक्षमता परीक्षा द्वितीय 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.bsebsakshmta.com पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बता दूं कि सक्षमता परीक्षा के पहले फेज में कक्षा 1 से 5 तक में 1,39,000 नियोजित शिक्षक पास हुए थे। 1,48,845 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 9,835 फेल हुए थे। जहाँ वहीं पर कक्षा 6 से 8 तक में कुल 23,873 शिक्षकों में से 22,941 पास हुए थे। यह सक्षमता की 5 परीक्षाओं में से एक में पास होना जरूरी है। दोस्तों, मौसम में तेजी से बदलाव दिख रहा है। पछुआ हवा के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट आनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में ठंड में वृद्धि होना संभावित है। पर्वतीय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बनने से पूरे बिहार में मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया है। अगले 24 घंटे के दौरान दिन में धूप निकलने के साथ मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता संभावित है। बदलते मौसम में दिन सामान्य रूप से गर्म रह रहे हैं, जबकि शाम और फिर सुबह के साथ ही रातें ठंडी वाली रह रही है। जैसे में लोग बीमार पड़ रहे हैं। तापमान में गिरावट के साथ ही मौसमी बीमारियां भी शुरू हो गई है। इस समय बच्चे के साथ ही बड़े भी जुकाम, बुखार, खांसी की चपेट में आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, गैस्ट्राइटिस की भी चपेट में आ रहे हैं। महिलाओं में गैस्ट्राइटिस की शिकायतें ज्यादा सामने आ रही है। मौसम का बदलना प्रकोप जैसा साबित होने लगा है, क्योंकि इसके साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जब पिछले 3 से 4 दिनों में बीमारियों की संख्या में करीब 20% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अस्पतालों में वायरल बुखार के मरीज सबसे अधिक है, जबकि अन्य बीमारियों से
परेशान लोग भी तबीयत खराब होने के कारण लगातार सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। दिन में कम कपड़ों में घर से बाहर निकलने वाले लोग शाम को वापस आ रहे हैं तो फिर गुलाबी ठंड लग रही है। ऐसे बदलाव का शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। दिन में तापमान अधिक है तो फिर रात में अब गर्म चादर की जरूरत पड़ रही है। इस कारण सबसे अधिक बीमारों में बच्चे शामिल हैं। वहीं पर लूज मोशन से पीड़ित बच्चे भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा। दोस्तों, बिहार में ठंड बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण में भी बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी पटना की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। हाजीपुर और गया का भी यही हाल है। जो तीनों ही शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर दर्ज कर दिया गया है। वहीं पर मुजफ्फरपुर, सहरसा, बेतिया समेत अन्य कुछ शहरों में हवा क्वालिटी खराब स्थिति में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शनिवार को बिहार में सार्वजनिक सबसे ज्यादा AQI पटना में दर्ज किया गया है। जब पटना के समानपुरा में सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 352 रहा, वहीं पर हाजीपुर में 330 और गया में 303 दर्ज किया गया है। अररिया, बेतिया, भागलपुर, किशनगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, राजगीर और फिर सहरसा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर है, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। यानी कि बिहार की हवा अब धीरे धीरे भी जहरीली होती जा रही है। अभी तो ठंड की शुरुआत भी नहीं हुई है। दोस्तों, लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत वर्तमान में बिहार के 7 जिला पटना, बेगूसराय, खगड़िया, अररिया, मोतिहारी, दरभंगा तथा समस्तीपुर में 18 केंद्रों पर गार्गी अध्याय से जुड़ी विदुषियों द्वारा निस्वार्थ भाव से आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के हितार्थ निःशुल्क शिक्षा दान किया जा रहा है। इस संबंध में IPS विकास वैभव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और लिखा है कि गार्गी पाठशाला के बच्चों को देख करके यात्री मन बिहार के उज्जवल भविष्य निर्माण के प्रति अत्यंत आशान्वित हो जाता है। चूंकि यहाँ पर योगदान कर रही विदुषियों के संकल्प एवं निष्ठा को देख करके ऐसा प्रतीत होने लगा है कि मानो विदुषी गार्गी वाचनकी की प्रेरणा आज भी जीवंत हो और फिर समाज की बौद्धिक जागृति हेतु प्रयासरत है। दोस्तों, एक समय था जब बिहार का नाम आते ही अपराध और अवैध हथियारों का जिक्र हुआ करता था, लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। अब बीते कई सालों से बिहार में पैदा होने वाली एक मेवा पूरे देश में हाथों हाथ खरीदा जा रहा है। ये मेवा है मखाना। या डॉक्टरों के अनुसार मखाना हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं और ये ब्लड शुगर, दिल की बीमारी और फिर पाचन तंत्र को बेहतर करते हैं। ऐसे में अगर आप एक बेहतर बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो फिर बिहार से सस्ती कीमत पर मखाना खरीद करके देश भर में सप्लाई कर सकते हैं। मखाने की खेती पूरे बिहार में नहीं होती है, क्योंकि मखाने की खेती के हिसाब से पूरे बिहार का मौसम नहीं है। जब बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले मखाने की खेती के लिए जाने जाते हैं। अगर आप इन जिलों के किसान से मखाना खरीदते हैं तो फिर आपको काफ़ी कम कीमत पर मखाना मिल जाएगा। अगर आप बिहार से मखाना खरीद करके देश भर में बेचना चाहते हैं तो फिर आपको 750 रुपये से 1400 रुपये किलो के रेट में अलग अलग क्वालिटी का मखाना मिल जाएगा। आप अपने यहाँ के मार्केट के हिसाब से मखाने की क्वालिटी का चयन करके खरीद सकते हैं, जिसे आप 200 से 300 रुपये के मार्जिन पर आसानी से बेच सकते हैं। इस हिसाब से आपको एक ट्रक मखाने में लाखों का फायदा हो सकता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार वे अपने पिता के साथ एक शादी समारोह में के साथ थे, जहां हरियाणा के रेवाड़ी में एक शादी समारोह में पिता और पुत्र दोनों ही साथ पहुंचे थे, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार। अब इसको लेकर के निशांत कुमार ने मीडिया में एक बयान दिया। अब उस बयान को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है। मीडिया के सवालों का सलीके तरीके से जवाब देते हुए निशांत कुमार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसके साथ ही निशांत कुमार ने अपने जवाब से लोगों में ये उम्मीद जगा दी है कि वे राजनीति में आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने कई बार पहले इस बात से इनकार कर चुका है। ये इस बात को खारिज कर दिया है। मीडिया के सवाल पर निशांत कुमार ने कहा है कि हरियाणा के लोग वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। जब वे और उनके पिता इस कार्यक्रम में इसलिए पहुंचे क्योंकि परमवीर ने उन्हें गर्मजोशी से आमंत्रित किया था। निशांत ने मीडिया के सवाल पर कहा कि शादी में कोई दहेज शामिल नहीं है। उन्हें जो सम्मान और दया मिली उसके लिए वे आभारी है। आपको बता दूं कि निशांत की हरियाणा की पहली यात्रा थी। उन्होंने सभी के उनके साथ अच्छे व्यवहार की सराहना की है। निशांत कुमार ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि ये पहली बार है जब वो हरियाणा आए हैं। उन्होंने सभी के आतिथ्य की सराहना की है। उन्होंने ये भी कहा है कि PSO परमवीर ने उन्हें ईमानदारी से आमंत्रित किया था। उन्होंने ये बात विशेष रूप से कही थी कि दहेज रहित शादी है, यानी कि दहेज नहीं है इस शादी में, जो कि ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगी। गौरतलब है कि बिहार में इस बात की चर्चा अक्सर उठती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं और अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं, लेकिन वे कई बार इस बात को खारिज भी कर चुके हैं। ये भी एक तथ्य है।
दोस्तों, बिहार में एक ऐसी घटना घट चुकी है जिसको जानकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल बिहार में एक बारात तो एक गई थी, लेकिन 5 लोग दुल्हन लेकर के आए। यह मामला पकरुआ विवाह का है और आपको बता दूं कि 1980 और 90 के दशक में बिहार में एक अजीबोगरीब और विवादास्पद प्रथा देखी गई, जिसे पकरुआ शादी, पकरुआ विवाह यानी कि जबरन शादी के नाम से जाना जाता है। इस परंपरा के तहत दूल्हे को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया जाता था और शादी के लिए मजबूर किया जाता था। यह शुरुआत में भूमिहार और राजपूत समुदाय में ये प्रथा प्रचलित थी, लेकिन बाद में ये राज्य की विभिन्न जातियों में भी फैल गई। 2024 में तेजी से आगे बढ़ते हुए पकरुआ शादी की घटनाएं फिर से सामने आई है। जैसे सरकारी कर्मचारियों, ठेकेदारों और फिर शिक्षकों को जबरन शादी के लिए मजबूर किए जाने की खबरों ने इसके वापस आने के लिए बारे में चर्चा फिर से हवा दे दी है। हालांकि एक खास कहानी सबसे प्रतिष्ठित बनी हुई है, जिसे अक्सर बिहार की पहली पकरुआ शादी के रूप में जाना जाता है। स्थानीय लोक कथाओं में गहराई से समाई ये कहानी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है, जिसे इसके मूल गाँव में पकरुआ शादी गाँव का उपनाम मिला है। 1989 की कुख्यात घटना समस्तीपुर जिले के सहियारडीह गाँव में एक निजी शिक्षक मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में एक बारात बेगूसराय के सिमरिया के लिए निकली थी। जब पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने बंदूक से बारातियों पर हमला कर दिया। दूल्हे समेत बारात के 5 सदस्यों की बंदूक की नोक पर स्थानीय महिलाओं से जबरन शादी करा दी गई। जब बारात अगले दिन गांव लौटी तो फिर एक नहीं बल्कि 5 दुल्हनों को वापस ला करके सभी को चौंका दिया। इस अभूतपूर्व घटना ने गाँव को बदनाम कर दिया और फिर पकरुआ शादी शब्द गरा दिया गया। दोस्तों, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। सरकार हर साल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। हाल ही में हाजीपुर सदर अस्पताल में सामने आई घटना ने स्वास्थ्य विभाग की खामियों को उजागर कर दिया है। यहाँ पर हाजीपुर सदर अस्पताल में एक मरीज को एक्सरे कराने के लिए अपने हाथ में सलाइन की बोतल थमा करके स्ट्रेचर पर लेटा हुआ देखा गया है। मरीज के परिजन खुद स्ट्रेचर खींच करके उसे एक्सरे कक्ष तक ले गए हैं। ये नज़ारा अस्पताल की दुर्व्यवस्था को साफ दर्शाता है। अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी और फिर मरीजों की उचित देखभाल का अभाव इस घटना के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। हाजीपुर सदर अस्पताल में स्टाफ के आधे से ज़्यादा पद खाली हैं। न तो सरकार इस समस्या का समाधान करा पा रही है और न ही स्वास्थ्य विभाग में सुधार की कोशिशें हो रही है। हालांकि कागजातों पर करोड़ों रुपए खर्च होने का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जहाँ निजी अस्पतालों की मिलीभगत और फिर दलालों का खेल, अस्पताल के अंदर निजी अस्पतालों के साथ मिलीभगत का खेल चल रहा है। एक वायरल वीडियो में ये देखा गया है कि अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर हरिप्रसाद खुद अपने सामने एक महिला मरीज को निजी एम्बुलेंस के जरिए हाजीपुर के जोहरी बाजार स्थित अपने निजी अस्पताल भिजवा रहे हैं। इस मामले पर जब वैशाली जिले के सिविल सर्जन से सवाल किया गया तो उन्होंने मामले से अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर मरीज का मन होता है तो फिर वह बाहर जा सकता है। दोस्तों, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत पूरे बिहार में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या कम होने लगी है। यानी कि पूरे बिहार में जितने भी लड़के हैं उतनी लड़कियां नहीं है, लड़कियों की संख्या कम हो गई है। लड़कियां लड़के से कम हो गई है। बिहार में लड़कियों की संख्या ने समाज और परिवार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अब इसको लेकर के सरकार भी टेंशन में आ गए हैं और कई दिशा निर्देश दे दिए हैं। जी, बिहार में लिंगानुपात बढ़ाने के प्रयास के बीच एक निराशाजनक खबर सामने आई है। बिहार में महिलाओं के अनुपात में कमी आई है, यानी कि लड़कों की संख्या ज्यादा और लड़कियों की संख्या कम हो गई है। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि HMS के जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में लड़कियों की संख्या प्रति 1000 पर केवल 882 ही रह गई है। यानी कि जहां पर लड़के 1000 है वहीं पर लड़कियां 882 है। यह अनुपात 2022-23 के 894 और 2021-22 के 914 से बेहद कम हो गया है। यानी कि 2022-23 में 1000 लड़कों में लड़कियां 894 हुआ करती थी, वहीं पर 2021-22 में ये 1000 लड़कों में 914 लड़कियां हुआ करती थी। लेकिन अब और भी कमी होती जा रही है। कई जिलों में तो स्थिति और भी बदतर हो गई है। अधिकतर जिलों में बेटियों की संख्या में कमी होना बेहद ही चिंताजनक बात है। समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव सह महिला एवं बाल विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक हरजोत कौर बमहरा ने हाल ही में सभी जिलाधिकारी और फिर विभागीय पदाधिकारी के साथ बैठक करके महिलाओं की घटती संख्या पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि HMIS के हवाले से बताया है कि कुछ जिलों में प्रति 1000 लिंगानुपात में सुधार भी हुआ है, लेकिन अधिकतर जिलों में कमी
चिंता का कारण है। HMIS के आंकड़ों के अनुसार मुजफ्फरपुर में प्रति 1000 बेटियों की संख्या में 26 की कमी आई है। पटना जिले में प्रति 1000 27 बेटियों की कमी आई है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में पिछले साल लिंगानुपात 906 था, जो कि इस साल घटकर के 880 रह गया है। वहीं पर पटना में पिछले साल 889 दर्ज किया गया था, जो कि इस साल घटकर के 862 हो गया है। जब कुछ जिलों की स्थिति पर नजर डालेंगे तो फिर गया में लिंगानुपात 917 से घटकर के 870 यानी कि 47 संख्या में कमी दर्ज की गई है। जब वहीं पर अररिया जिले में लिंगानुपात 8, अरवल में 45, औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 8, भोजपुर में 10, बक्सर में 7, दरभंगा में 12, गोपालगंज में 11, जमुई में 39, जहानाबाद में 60, कटिहार में 20, खगड़िया में 10, लखीसराय में 12, मुंगेर में 28, नालंदा में 9, नवादा में 30, पूर्णिया में 10, सहरसा में 6, समस्तीपुर में 13, सारण में 16, शिवहर में 34, सीतामढ़ी में 23, सुपौल में 3, वैशाली में 20 और पश्चिमी चंपारण के लिंगानुपात में 11 की गिरावट दर्ज की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रति 1000 आबादी में बेटियों की संख्या घट गई है। वहीं पर सभी जिलों की बात करें तो सबसे अधिक गिरावट पूर्वी चंपारण में दर्ज किया गया है। यहाँ पर प्रति 1000 बेटियों की संख्या 908 से घटकर के 870 हो गई है, यानी कि प्रति 1000 62 अंकों की कमी आई है। हालांकि कुछ जिलों में बेटियों की संख्या में वृद्धि भी हुई है, जो कि थोड़ा सुकून देने वाली है। इनमें भागलपुर में प्रति 1000 8 बेटियां बढ़ी है, जब पिछले साल 917 के मुकाबले अब लिंगानुपात 925 हो गया है। वहीं पर किशनगंज में लिंगानुपात 926 से बढ़कर के 929 हो गया है, जबकि मधुबनी में 815 से बढ़कर के 819 हो गया है। इसी तरह रोहतास में भी सुधार हुआ है और फिर यहाँ पर 863 से बढ़कर के लिंगानुपात 870 हो गया है। दोस्तों 2 दिन पहले एक खबर चलाई गई थी केडीवी लाइव के माध्यम से कि एक महिला हेल्पलाइन अधिकारी पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया था। आरोप लगाने वाली महिला का कहना था कि महिला हेल्पलाइन अधिकारी ने उन्हें लड़कों को फंसा करके पैसे कमाने की सलाह दी थी। लेकिन अब इस मामले पर नया मोड़ सामने आया है, क्योंकि दूसरे पक्ष का बयान भी सामने आया है। इसलिए आपको इस पक्ष के बारे में भी आपको सुनना होगा। आपको बता दूं कि किशनगंज महिला हेल्पलाइन के अधिकारी शशि शर्मा पर नुसरत परवीन नाम की एक महिला ने रिश्वत लेने और जानबूझ करके परेशान करने का आरोप लगाया था। जब महिला एवं बाल विकास निगम पटना के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई है, जबकि शिकायतकर्ता नुसरत परवीन पर पहले अपने पति को मारने का आरोप है। जी हाँ, यानी कि नुसरत परवीन जो कि ये आरोप लगा रही है महिला हेल्पलाइन अधिकारी पर, और उसी नुसरत परवीन पर पहले पति को देकर के मारने का भी आरोप लगा है। मामले को लेकर के महिला और बाल विकास निगम के कार्यालय में शिकायत दर्ज की गई है। मामले का निपटारा पंचायत स्तर पर 2 साल पहले हो चुका है। वहीं पर दूसरी ओर महिला पदाधिकारी केंद्र प्रशासक शशि शर्मा ने इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि वो एक साजिश है, उन्हें फंसाने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। महिला अधिकारी शशि शर्मा का कहना है कि अगर उन पर लगाए गए आरोपों में सच्चाई है तो नुसरत परवीन और उनके मोबाइल का कॉल डिटेल की जाँच होनी चाहिए, इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने बताया है कि उनके पास इस मामले से जुड़ा साक्ष्य मौजूद है। हालांकि टीम ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया है। पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जहां मामले को लेकर के डीएम विशाल राज ने कहा है कि त्वरित जांच करते हुए शिकायतकर्ता नुसरत परवीन का पक्ष जाना है। साथ ही साथ अधिकारी शशि शर्मा के पक्ष को लेकर के उन्हें नोटिस किया गया है। दोस्तों AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। दरअसल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन कार्रवाई पर रोक लगा दी है और इसे गलत ठहराया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि घर बहुत मेहनत और पसीने से बनाई जाती है, एक सपना होता है और लोगों का आखिरी आरामगाह होता है। यही अगर तोड़ दिया जाए तो ये गलत है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। अब इसको लेकर के AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बड़ा बयान दिया। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आभार करता हूं, घर तोड़ने वालों पर कार्रवाई अब होगी। AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब इस मुल्क में अदालत पर उम्मीद रखी जाती है, लेकिन कुछ दिनों से योगी और मोदी की हुकूमत ने नाकामी देखी जा रही है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट किया है। साथ ही साथ कहा कि अब घर तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि अदालत के सभी मामलों को साइड में रख करके केंद्र ने अपने पक्ष में फैसला सुनाया है। बगैर कसूर के मासूम लोगों की जिंदगी भर की कमाई से घर का निर्माण करवाया था। इन लोगों ने उसका घर उजाड़ा है। ये देख करके लगता था कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एक जिम्मेदार नागरिक के कारण सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि ये फैसला पहले आ जाना चाहिए था। अब तक हम लोग न्यायालय पर उम्मीद रखते थे मकान का मुआवजा दिया जाएगा, जिन लोगों ने घर तोड़ा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।